नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। भारत पाक रिश्तों पर सीएम उमर की वकालत, कहा पड़ोसियों के बीच सुधरे रिलेशन, अब भाजपा का आया जवाब। चलते ई रिक्शा को बंद करने वाले ऐप पर एक्शन, बैट बीएमएस समेत 2 ऐप प्ले स्टोर से हटाए गए। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई में सड़कें लबालब, भिवंडी के बाजारों में घुसा पानी, पालघर में युवक बहा। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में नया मोड़, अब सरेंडर करना चाहता है अनमोल बिश्नोई, कोर्ट में दी अर्जी। E20 पेट्रोल के खिलाफ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे केजरीवाल, लोगों से मांगे सुझाव। खामनेई ने जिस जगह ली थी अंतिम सांस, वहीं पर ले जाया गया जनाजा, उमड़ा जनसैलाब। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक अहम प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव पिछले 30 से 40 सालों से बना हुआ है। सीएम ने कहा कि पिछले साल पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने का रास्ता निकालने की अपील की जा रही है। इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन विरोध इस बात का है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा, अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करेगा, तब तक बातचीत नहीं हो सकती। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग हो, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा, जब तक अपने यहाँ आतंकवादियों को शरण देना बंद नहीं करेगा, जब तक वो आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा, तो खून और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते। इंडिया का, भारत का ये स्टैंड एक दिन का नहीं है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया गया स्टेटमेंट है भारत सरकार की तरफ से कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दे पाकिस्तान, हमारे उनके रिश्ते बेहतर होंगे। ई रिक्शा रोकने वाले चाइनीज ऐप पर एक्शन लिया गया है। लोगों को हो रही लगातार परेशानी के बाद सरकार के आदेश पर प्ले स्टोर से ई रिक्शा रोकने वाला बैट बीएमएस ऐप को हटा दिया गया है। सरकार के निर्देश पर BAT BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई में 2 ऐप डिलीट किए गए। आरोप है कि इस ऐप का इस्तेमाल ई रिक्शा को दूर बैठे रिमोट से बंद करने के लिए किया जाता था। सुरक्षा और गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए ऐप हटाने का फैसला लिया गया। मामले की आगे भी जांच और निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मुंबई की कई सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। भिवंडी के बाजारों में पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। वहीं IMD ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे गंभीर स्थिति मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रही है। यहाँ भारी बारिश के कारण पानी की निकासी के लिए बनाया गया सीमेंट कंक्रीट का ड्रेनेज चैनल क्षतिग्रस्त हो गया। सीढ़ी नुमा संरचना कई स्थानों से टूट चुकी है और उसका हिस्सा नीचे गिरने की स्थिति में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और तकनीकी निरीक्षण की मांग की है। मुंबई के अंधेरी इलाके में भी रात भर तेज बारिश जारी रही। जल भराव के कारण अंधेरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंधेरी सबवे एहतियातन बंद कर दिया गया। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर विपक्ष से मांग की है। उन्होंने कहा, ये केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे देश की भावना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के अधीन काम कर रहा है। इस देश की न्याय व्यवस्था में बहुत कम लोग बचे हैं जो चाहते हैं कि ये सब कुछ साफ हो जाए। अयोध्या एक तीर्थ क्षेत्र रहा है, जो कभी भगवान राम की अयोध्या रही, वो अब अंडरवर्ल्ड बन चुका है, जिसे चलाने वाले भाजपा के लोग हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नहीं, फिर पूरी देश की भावना है। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूँगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। अब बहुत कम लोग बचे हैं देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए।
जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके पास RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो। ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है? बताइए। ये बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जान चली गई है मंदिर बनाने में, लोग जेल में गए हैं। पूरी सरयू नदी लोगों के खून से, कर सेवकों के खून से लाल हो गई थी। हम लोग थे वहां उस वक्त, हमने देखा है, हम वहां मौजूद थे उस वक्त। और ये लोग अयोध्या को लूट रहे हैं। अंडरवर्ल्ड बना लिया अयोध्या का, राम के नाम पर पूरी लूट ही लूट चल रही है। चले, थैंक यू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोलकाता में विधायी कामकाज पर आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने और पश्चिम बंगाल में विधायी कामकाज को बेहतर बनाने के मदद से करना है। रिजिजू ने कहा कि यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चूंकि बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा में शामिल हुए, इसीलिए उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि इसकी एक लंबी और ऐतिहासिक विरासत है। हम चाहते हैं कि इस सदन में उच्च स्तरीय बहस और चर्चा हो, जिससे बेहतर कानून बन सके। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का भविष्य ऐसी चर्चाओं के जरिए तय हो जिनसे लोगों को सच में फायदा हो। बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ज्यादातर वेस्ट बंगाल में इस बार नए MLA चुन के आए हैं। के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी होता है। स्पीकर साहब, मैं और कई गेस्ट को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि इतना पुराना असेंबली, बंगाल का जो असेंबली है, इतिहास भी बहुत पुराना है। ये जब लेजिस्लेटिव काउंसिल थे अंग्रेजों के जमाने में, तब कलकत्ता का असेंबली का एक अपना पहचान थी। और हम चाहते हैं कि यहाँ वेस्ट बंगाल के असेंबली में बहुत अच्छा डिबेट, डिस्कशन हो, अच्छा कानून बने। यहाँ पश्चिम बंगाल का भविष्य का निर्माण इस वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में हो और यहाँ डिबेट, डिस्कशन लोगों का भला के लिए। इसलिए हम भी आए हैं और मैंने मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब को वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आया। और सारे जो नए विधायक चुन के आए हैं, विशेष रूप से उनके लिए बड़ा लाभ होगा। और मेरे तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय की ओर से हमने फंड भी दिए हैं और नेशनल ई-विधान, वन नेशन वन एप्लीकेशन, वेस्ट बंगाल असेंबली को 100% डिजिटलाइज करने के लिए और मेंबर्स को एक क्लिक पे सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सारे चीज का हम सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियली 100% हम ग्रांट दे रहे हैं, मेरे मिनिस्ट्री से हम पैसे दे रहे हैं। इसमें सारा जो MLA है उसको इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भटकना ना पड़े। पहले तो ऐसे होता ना, MLA जो है कागज ढूंढने के लिए समय लगता है। अभी अपने टेबल में, अपना लैपटॉप, अपने मोबाइल फोन में एक क्लिक में सारा इन्फॉर्मेशन, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव बिजनेस हो, बिल्स हो, इन्फॉर्मेशन, सारा चीज एक क्लिक पे मिलना चाहिए। 100% डिजिटल एंड हाईटेक होगा वेस्ट बंगाल से। हमने MOU भी साइन कराया है। मेरा जो सेक्रेटरी है और वेस्ट बंगाल के जो हमारा स्पीकर साहब है, दोनों का
एमओयू जो मैं खुद था चीफ मिनिस्टर से थे दिल्ली में मेरे ऑफिस में वेस्ट बंगाल। सलमान खान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। वजह उनका 6 मंजिला नया घर नहीं बल्कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग का मामला है। जी हां, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अनमोल विश्नोई ने मुंबई कोर्ट के सामने सरेंडर की परमिशन मांगी है। कोर्ट को लिखे लेटर में अनमोल विश्नोई ने सलमान खान केस में सरेंडर की इच्छा जताई है। साथ ही उसने तिहाड़ जेल प्रशासन के नाम पर एक प्रोटेक्शन वारंट जारी करने की मांग की है ताकि उसके सरेंडर को फॉर्मल तौर पर दर्ज किया जा सके। दरअसल अनमोल विश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिका से भारत लाया गया था। वहीं उसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अनमोल विश्नोई लॉरेंस विश्नोई का छोटा भाई है और इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाब कांग्रेस में किए गए संगठनात्मक बदलाव और कमेटियों के अध्यक्षों और मेंबरों की नियुक्ति के बाद लगातार कई बड़े नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जहां चंडीगढ़ में सांसद मनीष तिवारी ने खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है तो कई नेता पर्दे के पीछे आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपने घर पर समर्थकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में वो अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। इस बैठक में चन्नी के समर्थक 40 विधानसभा क्षेत्रों के इंचार्ज भी आ सकते हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं में आने की उम्मीद है। इस पूरी मीटिंग को चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में किए गए संगठनात्मक बदलाव और कमेटियों के अध्यक्षों और मेंबरों की नियुक्ति के आलाकमान के फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी की नाराजगी की खबर है। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हो जाने के बाद से ही लगातार चन्नी खामोश है और मीडिया से भी दूरी बना के रखी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि नीति के तहत पूरे देश को एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया गया है और लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप दिया गया है। वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा कि लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। एथेनॉल से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज दिन ब दिन गिर रहा है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए दावा किया है कि इसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि E20 प्रोग्राम प्रयोग के स्तर पर ही है, फिर भी इसे देशव्यापी रूप से लागू किया जा रहा है। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है। आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में या मुझे DM करके बताइए।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के आरोप में टिन्नू यादव पुलिस से गिरफ्त में है। इस बीच उसके भाई ने टिन्नू को फंसाने का आरोप लगाया। ऐसे में सपा चीफ अखिलेश यादव अब टिन्नू यादव के समर्थन में दिख रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि फुनगी को फांसी, शाक को माफी। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरोपी टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव ने कहा कि बड़े लोग खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रहे हैं। अखिलेश यादव ने टिन्नू को निर्दोष बताते हुए कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को फंसाया है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे वाले ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहां पर उनकी शहादत हुई थी। इसकी जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से दी गई है। IRIB के मुताबिक इसके लिए पहले कार्यक्रम तय नहीं किया गया था। पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी का सार्वजनिक विदाई समारोह 4 और 5 जुलाई को होगा। IRGC के मुताबिक इस सार्वजनिक विदाई में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ शामिल हो सकती है। भीड़ में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। खामेनी के विदाई समारोह से पहले ईरान सरकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की और शोक जाहिर किया। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में सरकार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है, उन्होंने ग्रैंड आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत पर शोक जाहिर किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रुक कर जारी हिंसक झड़पों के बीच US स्टेट डिपार्टमेंट खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने एक बयान में कहा है कि वो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले से खुद को बचाने के अधिकार का समर्थन करता है। पाकिस्तानियों को आतंकवादियों के हाथों बहुत नुकसान हुआ है। फरवरी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया था। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नरसंहार, पतपीका और खोस्त प्रांतों में हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगान सेना ने भी पाकिस्तान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद से लगातार अब तक दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं। अब वाशिंगटन ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले की तरफदारी की है। उसने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले से खुद को बचाने का अधिकार समर्थन करता है। इसका साफ अर्थ यह है कि वाशिंगटन अफगान तालिबान को एक आतंकवादी ग्रुप मानता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।